बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इंट्रा क्रेनियल हीमोरेज। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एपिड्यूरल हीमाटोमा। एक्चुअली जो हीमाटोमा है इट इज़ नथिंग, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे ब्लड वेसल हमारे पास रप्चर हो जाए और वहाँ से ब्लीडिंग हो जाए, तो फिर ब्लड की जो वेसल से बाहर कलेक्शन होती है इसको हम क्या कहते हैं, हीमाटोमा। और वो हीमाटोमा, वो कलेक्शन ऑफ ब्लड अगर वो एपिड्यूरल स्पेस के अंदर हो जाए तो उसको हम एपिड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। ये किस वजह से होती है? इट इज ड्यू टू रप्चर ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। तो आप लोगों ने ये एमसीक्यू जरूर याद रखना है एग्जाम के अंदर कि व्हेन मिडल मेनिंजियल आर्टरी ब्लीड इन एपिड्यूरल स्पेस इट कैन कॉज एपिड्यूरल हेमाटोमा which is often secondary to skull fracture involving the pterion part which is the thinnest part of the lateral skull। अगर एक बंदा है उसको लेटरल पार्ट ऑफ द स्कल पे ट्रोमा हो जाए, टिरियन पार्ट विच इज द थिनेस्ट एंड वीकेस्ट पार्ट ऑफ द स्कल, तो उस बंदे के अंदर ट्रोमेटिक कंडीशन में मतलब एपिड्यूरल स्पेस के अंदर मिडल मेनिंजियल आर्टरी की रप्चर चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हो जाए तो वहाँ से जो ब्लड निकलेगी एपिड्यूरल स्पेस के अंदर कलेक्ट होगी, उसको हम एपिड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। पेशेंट में प्रेजेंट विद transient loss of consciousness and lucid interval. Lucid interval is a very important to diagnose epidural hematoma. What is lucid interval? It is the consciousness state between two unconsciousness। अगर इसमें पेशेंट जो है इनिशियली बेहोश होगा, अनकॉन्शियस, बाद में दोबारा होश में आएगा और दोबारा बेहोश हो जाएगा, तो द कॉन्शियसनेस स्टेट बिटवीन टू अनकॉन्शियसनेस इज कॉल्ड लूसिड इंटरवल। रैपिड डिटोरिएशन ड्यू टू हेमाटोमा एक्सपांशन बिकॉज द ब्लीड इज आर्टीरियल एंड आर्टरी हैज अ हाई प्रेशर वेसल। फिर इसमें स्काल्प हेमाटोमा एक रैपिड इंट्रा एक्सपांशन लीड टू सिस्टेमिक आर्टीरियल प्रेशर एंड ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। और अगर ये हीमाटोमा एक्सपांड हो जाए तो फिर ब्रेन के अंदर क्रेनियल नर्व थर्ड पॉलिसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं विच इज करेक्टराइज्ड बाय टोसिस, इनएबिलिटी टू ओपन द आई प्रॉपरली, डाइवर्जेंट स्क्वेंट एंड देयर इज मिड्रियासिस। जो सीटी स्कैन है ये हमें बाई कन्वेक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइक लेंटिफॉर्म, बाई कन्वेक्स लेंटिफॉर्म लेमन शेप हीमाटोमा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे नॉर्मल देखें, ये स्कल बोन है, टिरियन है विच इज द वीकेस्ट पार्ट, और यहाँ पे देखें तो इस हीमाटोमा को जो बाहर की तरफ निकली है इसको हम बाई कन्वेक्स लेंस शेप या लेमन शेप हीमाटोमा कहते हैं। सो एपिड्यूरल हीमाटोमा में क्वेश्चन कौन से है, which artery bleed middle meningeal artery? The common cause for epidural hematoma is skull trauma on the lateral aspect, which is the pterion part, thinnest and weakest part of the skull. And if the patient came to the brought to the emergency with epidural hematoma, what will be their clinical history, lucid interval, and what CT scan will show? That is called बाईकन्वेक्स हीमाटोमा। तो सीटी स्कैन के अंदर हमें क्या शो मिलेगी, बाईकन्वेक्स हीमाटोमा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सब ड्यूरल हीमाटोमा। नाउ दिस इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल विद इन द बिलो द ड्यूरा मैटर। वो अबव द ड्यूरा है, ये बिलो द ड्यूरा है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ क्रॉस ब्रिजिंग वेन। जो एपिड्यूरल हीमाटोमा है वो मिडल मेनिंजियल आर्टरी की ब्लीड से होती है, सब ड्यूरल हीमाटोमा वेन की वजह से ब्लीडिंग से। It can be acute, traumatic or high energy impact hyperdense CT scan। इसमें अगर आप देखें इसमें एज के साथ साथ ओल्डर एज में क्रोनिक अल्कोहल ओवर यूज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्क फैक्टर फॉर सबड्यूरल हीमाटोमा। एजेड लोगों में और वो लोग जो क्रोनिक अल्कोहल यूज करते हैं उन लोगों के अंदर जो सबड्यूरल हीमाटोमा है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी कभार हम ये भी कहते हैं इस तरह घर वालों को कि आप बच्चे को बार बार शेक ना करें, क्योंकि शेकन बेबी सिंड्रोम के अंदर जो सब ड्यूरल स्पेस के अंदर ब्रिजिंग वेन है दे कैन ब्लीड लीड्स टू सब ड्यूरल हेमाटोमा। इसमें जो सीटी स्कैन है वो हमें जो फिर शो करेगी, सीटी स्कैन वो हमें इस तरह की ब्लीडिंग शो करेगी। इसको हम कहते हैं बनाना शेप, या इसको हम कहते हैं बाई कनकेव शेप, जिसको हम क्रीसेंट शेप हेमाटोमा भी कह सकते हैं। जो एपिड्यूरल है वो बाई कन्वेक्स है, जो सब ड्यूरल है वो बाई कनकेव है। जो एपिड्यूरल है वो लेमन शेप है, ये बनाना शेप हेमाटोमा होता है। ठीक है जी। और इसमें जो सूचरिंग लाइन है वो क्रॉस होती है, दूसरे में क्रॉस नहीं होती।
सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी सब ड्यूरल हेमाटोमा। फिर इसके बाद है सब अरेक्नाइड हेमोरेज, जिसको हम कहते हैं SAH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी पेशेंट आते हैं दे विल प्रेजेंटेड विद दी वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। इसका मतलब पेशेंट ये बताएगा कि मुझे सर इतना दर्द कर रहा है कि इस तरह के दर्द मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया है। सो एनी पेशेंट हु ब्रॉट टू द इमरजेंसी विद अ प्रीवियस केस ऑफ हाइपरटेंशन, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन के अंदर जो एनुरिज्म है, बेरी एनुरिज्म, इट कैन रप्चर बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और ट्रोमा। और बेरी एनुरिज्म, इट इज द आउट पाउचिंग ऑफ द ब्लड वेसल इन द ब्रेन। अगर वो रप्चर करे, सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, देन इट इज सब अरेक्नाइड हेमोरेज। द पेशेंट विल टेल यू वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ, थंडर क्लैप हेडेक या 10/10 हेडेक। अगर हम पेशेंट को बताएं 10 में से कितना परसेंट आपको हेडेक है, वो कहेगा 10%। इसमें अगर हम फिर बाद में फॉर एग्जाम्पल CSF निकालेंगे लंबार पंक्चर, या तो वो ब्लडी रेड CSF होगी या येलो, दैट इज कॉल्ड जेंथोक्रोमिक CSF। CSF whose color is yellow, that is called जेंथोक्रोमिक। अब सवाल ये है कि हो रही है ब्लीडिंग, ब्लड जो है वो रेड होता है, लेकिन CSF यहाँ पे येलो किस तरह आता है? इसीलिए कि जब इस पे 12 घंटे गुजर जाते हैं तो जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसमें RBC की लाइसिस होगी। इन RBC लाइसिस, आप लोगों को पता है RBC के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कन्वर्ट इनटू हीम एंड ग्लोबिन। फिर जो हीम है इसमें आयरन अलग हो जाता है, प्रोटोफोरपायरिन बनता है, और प्रोटोफोरपायरिन कन्वर्ट इनटू बिलीवर्डिन एंड बिलीवर्डिन कन्वर्ट इनटू बिलीरोबिन। तो ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी से जो बिलीरोबिन बनता है, येलो पिगमेंट बनता है, इट मेक द CSF येलो इन कलर, विच इज कॉल्ड जिंथोक्रोमिक CSF। इसको हम क्या कहते हैं? जिंथोक्रोमिक CSF। इसके बाद याद रखें कि हम वेजोस्पाज्म कैन अकर ड्यू टू ब्लड ब्रेकडाउन रीब्लीड 3 to 10 days आफ्टर हेमोरेज विच लीड टू इस्केमिक इन्फॉक्शन। इतना याद रखें, द मोस्ट कॉमन ड्रग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विच अफेक्टिवली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सब अरेक्नाइड हेमोरेज, दैट इज कॉल्ड निमोडिपिन। इसीलिए ये सेरेब्रल वेजोस्पाज्म को ये डिक्रीज करती है, ये प्रिवेंट करती है, और इससे ब्लीडिंग टेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके बाद जो एम्लोडिपिन है या अदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, दे आर लेस इफेक्टिव एज कंपेयर टू निमोडिपिन। तो एक ऐसा बंदा जो ट्रोमा के बाद या हाइपरटेंशन मरीज के अंदर अगर वो इमरजेंसी में लाता है विद थंडर क्लैप हेडेक या अनकंट्रोल्ड या 10/10 या वर्स हेडेक ऑफ लाइफ के साथ, पेशेंट में अनकॉन्शियस थिंक अबाउट सब अरेक्नाइड हेमोरेज। इस पेशेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है? द मोस्ट कॉमन, हम CT करते हैं, CT में हमें ब्लड भी नज़र आता है, और CSF अगर हम अर्ली करें ब्लडी होगी, अगर हम 12 घंटे के बाद करें तो वो येलो होगी। येलो डजेंट मीन कि ये इन्फेक्शन है, ये पस है। इट बिकॉज ऑफ RBC प्रोडक्शन डिस्ट्रक्शन, इट कंटेन हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन से इसके अंदर बिलिरुबिन आता है। दूसरी बात, विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मोस्ट कॉमनली यूज टू प्रिवेंट और रिड्यूस वेजोस्पाज्म, दैट इज कॉल्ड निमोडिपिन। अब इसके बाद intraparenchymal hemorrhage. It is most commonly caused by systemic hypertension, also seen with amyloid angiopathy, recurrent lobar hemorrhage, stroke in older adults. ये AV malformation में होता है, vasculitis, neoplasm. These are the different risk factor for the intraparenchymal hemorrhage. Maybe due to secondary reperfusion injury in ischemic stroke. इसमें hypertensive hemorrhage होता है, जिसकी वजह से 4 कोड बूशर्ट माइक्रो एनुरिज्म बनती है। देखिए ये जो CT स्कैन के ऊपर ये जो एरिया है, दैट इज ब्लड, ये ब्लीडिंग है। यहाँ पे आप लोग देखें मुख्तलिफ एरिया पे ब्लीडिंग। जो इंट्रा पेरेंकाइमल हिमोरेज है, ये ओल्डर एज के अंदर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से होता है, जिससे जो प्यूटामिन ग्लोबस या पैलेडस ऑफ द बेजल गिंगलिया विच कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी, उसके अंदर ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होती है। द मोस्ट कॉमन वेसल विच इज अफेक्टेड इन इंट्रा पेरेंकाइमल हिमोरेज, दैट इज लेंटिकुलोस्ट्राइएट वेसल। इसको क्या कहते हैं? लेंटिकुलोस्ट्राइएट। इसके बाद फिर इंटरनल कैप्सूल, थैलेमस, पोन्स एंड सेरिबेलम। लेकिन दो बातें, एपिड्यूरल हीमाटोमा, इसमें जब लेटरल आस्पेक्ट ऑफ द स्कल पे फ्रैक्चर हो जाए तो फिर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी विल ब्लीड, लूसिड इंटरवल एंड CT स्कैन विल शो बाई कन्वेक्सिटी। इसके बाद सब ड्यूरल हीमाटोमा ओल्डर एज या क्रोनिक अल्कोहल यूज में होता है, उसमें CT स्कैन के ऊपर बाई कनकेविटी।
और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन मरीज के अंदर अगर वर्स हेडेक ऑफ लाइफ आ जाए, ऑलवेज थिंक अबाउट सब अरेक्नाइड हीमोरेज, ठीक है। इसके बाद आता है, और इसमें जो बेस्ट ड्रग देते हैं स्पेशली रिगार्डिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दैट ड्रग इज नोन एज निमोडिपिन। सो निमोडिपिन इज अ ड्रग which is a calcium channel blocker and that is wonderfully work in case of subarachnoid hemorrhage. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन। पोस्ट मीन आफ्टर, स्ट्रोक मीन मतलब पैरालाइज्ड अटैक। न्यूरोपैथिक पेन ड्यू टू थैलेमिक लीजन। एक्चुअली जो सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन है इट इज बिकॉज ऑफ थैलेमिक लीजन एंड दैट पेन इज रिलेटेड विद नर्व दैट इज कॉल्ड न्यूरोपैथिक पेन। Initially paresthesia होगी followed by in week to months by allodynia. Allodynia mean ordinarily painless stimuli can cause pain। मतलब वो चीज जो आपको पेन नहीं करा सकती, वैसे इंसान को टच करे तो इंसान को तो दर्द नहीं होता जब तक आप उसको शार्प ऑब्जेक्ट के साथ टच ना करें। तो वो चीज जो नॉर्मल पेन नहीं करा सकती वो पेन कराए तो इसको हम एलोडाइनिया कहते हैं। एंडेस्थीसिया अल्टर्ड सेंसेशन ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड अगर इन 10% ऑफ द स्ट्रोक पेशेंट। तो मतलब बाद लोग होते फॉलेज अटैक के बाद उसको कई हफ्तों या कई महीनों के बाद मतलब पेन सेंसिटिविटी बढ़ती है, पैरेस्थीसिया होता है, तो उसको सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन कहते हैं। इसके लिए जो मेडिसिन देते हैं अगर न्यूरोपैथिक है और बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है तो हम गाबापेंटीन देते हैं। क्या देंगे? गाबापेंटीन। फिर है पेंटम लिम्ब पेन। इट इज सेंसेशन ऑफ पेन इन ए लिम्ब दैट इज नो लॉन्गर प्रेजेंट, कॉमन आफ्टर एम्पुटेशन। अब एक इंसान होता है उससे हम क्या करते हैं, एक पाँव रिमूव करते हैं, गैंग्रीन के अंदर डायबिटिक फुट जो है वो हम रिमूव करते, एम्पुटेट करते हैं। अब लेग है ही नहीं लेकिन उसके बाद भी पेशेंट को ऐसा फील होता है कि मेरे पाँव में दर्द है, एक्चुअली वहां पे कुछ है नहीं, तो उसको पेंटम लिप पेन कहते हैं। एसोसिएट विद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कार्डिक characterized by burning, aching, electric shock like pain। फिर है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, AXO एक्सोनल इंजरी, ट्रोमेटिक शेयरिंग ऑफ वाइट मैटर। क्योंकि जो एक्सॉन है, बंडल ऑफ एक्सॉन विद इन द CNS is called tracts or white matter during rapid acceleration and deceleration of the brain like motor vehicle accident। या तो जब हम सीट पे बैठे होते हैं एकदम हम एक्सेलेटर प्रेस करते हैं और क्लच छोड़ते हैं तो एकदम गाड़ी जो है थोड़ी सी जर्क मारती है या बहुत तेज जाते हैं 150 140 के स्पीड पे एकदम ब्रेक लगाते हैं तो वहां पे गाड़ी एकदम रुक जाती है। तो एक्सेलरेशन डिक्सेलरेशन दोनों के अंदर जो एक्सोनल इंजरी होती है वाइट मैटर की, वो ट्रोमेटिक शीयरिंग से होती है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी यूजुअली result in devastating neurological injury, often causing coma or persistent vegetative state। MRI shows multiple lesion, punctate hemorrhage। देखिए यहाँ पे भी ब्लीडिंग, यहाँ पे भी ब्लड मुख्तलिफ एरिया के अंदर इस एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन से मुख्तलिफ एरिया ब्रेन के अंदर पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है स्पेशली इन द वाइट मैटर। इसको डिफ्यूज एक्सानल इंजरी कहते हैं। अब ये एक जगह तक लिमिटेड नहीं है, मतलब मल्टीपल एरियाज ऑफ द ब्रेन के अंदर इंजरी है, देयरफॉर द वर्ड इज डिफ्यूज। इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज कहते हैं। इसके बाद अब ये वाला जो पार्ट है ना, जो लोग अभी FCPS एग्जाम में जाएंगे या JCAT एग्जाम में और इवन NRE 1 के एग्जाम में और USMLE प्लैब, मैं कहता हूँ जितने भी एग्जाम के मैं नाम लूंगा वो कम है। दिस एफेजिया इज रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जाम। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ब्रोकास एरिया है। फिर मैं इसको जनाब ट्रिपल टिक करता हूँ। फिर इससे थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट वर्निकी है, और ये दोनों ये सो है, मतलब ये दोनों आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, बट ब्रोकाज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एपेजिया? इट इज अ हायर ऑर्डर लैंग्वेज डेफिसिट या इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस और यूज लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। मतलब एक बंदा है या तो वो सही तरीके से आवाज बोल नहीं सकता या अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, दोनों को हम एफेजिया कहते हैं। अगर एक बंदा बोल नहीं सकता, सुन सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, तो वो मेरे ख्याल में उसको हम मोटर एफेजिया कहते हैं। लेकिन अगर एक मरीज है वो बोल तो सकता है लेकिन जो हम उसको बता रहे उसको परसीव नहीं कर रहा, रिसीव नहीं कर रहा, तो उसको हम सेंसरी एफेजिया कहते हैं। काज बाई पैथोलॉजी एंड डोमिनेंट सेरेब्रल हेमिस्फेयर यूजुअली लेफ्ट साइड। डिस आर्थ्रिया क्या है? इट इज द मोटर इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पीच लाइक मूवमेंट डेफिसिट है
इसको हम डिसआर्थरिया कहते हैं, ठीक है जी। अब ब्रोकास क्या है? ब्रोकास एरिया प्रेजेंट इन दी इंफीरियर फ्रंटल गायरस ऑफ द फ्रंटल लोब। पहले तो एमसीक्यूज ये बन गया कि ब्रोकास एरिया है कहाँ पे? इट इज प्रेजेंट इन द इंफीरियर फ्रंटल गायरस ऑफ द फ्रंटल लोब, एसोसिएट विद डिफेक्टिव लैंग्वेज प्रोडक्शन। इसमें लैंग्वेज प्रोडक्शन या बी पर ब्रोकास, बी पर बोलना, इसमें प्रोडक्शन का मसला है। द पेशेंट अपेयर फ्रस्ट्रेटेड, इनसाइट इंटैक्ट। पेशेंट बात करता है ना, वो कहते हाँ मैं नहीं, इस तरह मतलब जो रुक रुक के बात करता है। पेशेंट स्टिल इंटैक्ट बट कांट एबल टू प्रोड्यूस द साउंड प्रॉपरली, दैट इज ब्रोकास एरिया। सो ब्रोकास इज द ब्रोकन ब्रोकास, ब्रोकन वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं वर्निकी। अब ये जो एक्सप्रेसिव का वर्ड है, द पेशेंट कांट एक्सप्रेस देयर वर्ड्स प्रॉपरली। और जो लोग सही तरीके से बोल तो सकते हैं बट दे कांट एबल टू इम्पेयर द लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, तो वो क्या है? वर्निकी। रिसेप्टिव एपेजिया है। तो वर्निकी कहाँ पे? सुपीरियर टेम्पोरल गायरस ऑफ द टेम्पोरल लोब। अब ये फ्रंटल लोब है, तो फ्रंटल गायरस ऑफ द इंफीरियर एरिया है। ये टेम्पोरल है, टी पर टॉप, तो ये सुपीरियर टेम्पोरल गायरस ऑफ द टेम्पोरल। सिर्फ इतना भी याद करें कि ब्रोकास एरिया किस लोब का हिस्सा है? फ्रंटल लोब। और जो वर्निकी एरिया है ये टेम्पोरल लोब का हिस्सा होता है। एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड लैंग्वेज comprehension, patient do not have insight। वर्निकी इज अ वर्ड, sell it and make no sense। देखें, ये बात बता तो सकता है लेकिन जो बताता है वो गलत बता रहे, क्योंकि जो उसको हमने बात की है उसका रिसेप्टिव एरिया खराब है, वो रिसीव गलत कर रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रही कि मुझे दूसरा बंदा क्या कह रहे, तो वो बोलेगा भी गलत, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्निकी एरिया। अब इसके बाद कंडक्शन कैन बी काज बाई डैमेज टू आर्कुएट वेसिकुलर। देखें, ये जो है दिस इज ब्रोकास एरिया, और ये जो है दिस इज कॉल्ड वर्निकी एरिया। तो मैंने आप लोगों को आवाज़ दी है कि हेलो कैसे हो, तो हेलो कैसे हो रिसीव करना वर्निकी का काम है, इसके खिलाफ बोलना ब्रोकास। लेकिन वर्निकी से ब्रोकास की तरफ जो इंफॉर्मेशन लाने वाले एग्जाम बंडल है, इसको हम आर्कुएट वेसिकुलस कहते हैं। तो आर्कुएट वेसिकुलस आर दी फाइबर्स विच कनेक्ट वर्निकी विद ब्रोकास। उसमें मसले से फिर जो कंडक्शन है वो नहीं हो पाएगी। और अगर इस आर्कुएट वेसिकुलस इसमें जनाब डैमेज हो जाए तो दोनों के दरमियान कंडक्शन नहीं रहेगी। और ऐसा बंदा जिसमें वर्निकी का भी मसला हो, ब्रोकास का भी मसला हो, बोथ वर्निकी ब्रोकास आर अफेक्टेड, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल एफेजिया। तो एफेजिया के तीन चार टाइप्स है: ब्रोकास एफेजिया विच इज मोटर एफेजिया, वर्निकी एफेजिया विच इज सेंसरी एफेजिया, फिर कंडक्शन एफेजिया एंड ग्लोबल एफेजिया। इसमें जो जो एमसीक्यूज बताए गए हैं प्लीज उसको आप लोगों ने याद करना है, क्योंकि दीज पॉइंट्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। इनको आप लोगों ने गौर से करना है और इनको आप लोगों ने याद करना है ताकि आप लोग एग्जाम के दिन इसमें फिर गलती ना करें, ठीक है जी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक दैट इज कॉल्ड एनुरिज्म। एनुरिज्म है क्या चीज? इट इज एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एन आर्टरी ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द वेसल वॉल। अगर किसी भी ब्लड वेसल की वीकनिंग से उस ब्लड वेसल की डायलिटेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एनुरिज्म। अब इसमें एक है सेक्युलर एनुरिज्म, इट इज आल्सो नोन एज बेरी एनुरिज्म, बी फॉर ब्रेन। इट अकर एट द बाइफोर्केशन ऑफ सर्कुलर पेलेस, मोस्ट कॉमन साइट इज एट द जंक्शन ऑफ, ये मैंने आप लोग को पहले बताया था, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देखिए ये हमारे पास क्या है? दीज आर आईसीए, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि ब्रेन को फ्रंट से ब्लड देने वाली आर्टरी क्या है? आईसीए। बैक साइड से तो वर्टेब्रल आर्टरी है, लेकिन जो फ्रंट से ब्रेन को ब्लड देने वाली आर्टरी है दैट इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इनसे एक ब्रांच निकलती है जो सेरेब्रम की फ्रंट में जाती है, इनका नाम है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और इन दोनों एंटीरियर सेरिब्रल को मिलाने वाला आर्टरी जो है क्या कहलाता है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब ये जो एंटीरियर हमारे पास कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, इनके और एंटीरियर सेरिब्रल ये जो जंक्शन है, इसमें डायलिटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड इफ दिस एरिया बिटवीन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग एंड एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी बिकम डायलेटेड, कंडीशन इज कॉल्ड बेरी एनुरिज्म। ये किसके साथ एसोसिएट होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एहलर-डनलॉस सिंड्रोम, एडवांस एज हाइपरटेंशन एंड टोबैको स्मोकिंग। एक्चुअली ये जो डायलिटेशन है दैट इज यूजुअली हमारे पास साइलेंट होता है, बट इस पे जब भी प्रेशर बढ़ता है इट में आल्सो रप्चर।
और जब तक ये रप्चर अनटिल इट डजंट रप्चर इट रिमेन क्लिनिकली साइलेंट। अब सबअरकनाइड हेमोरेज इस वजह से होती है विच लीड टू वर्स हेडेक ऑफ लाइफ या थंडरक्लेप हेडेक। और ये ऑलरेडी मैंने बताया है, इसमें इतनी शिद्दत से दर्द होती है कि पेशेंट जब आता है तो उसने सर को दोनों हाथों से पकड़ा होता है। ठीक है जी। अब देखिए, anterior communicating artery compression lead to bitemporal hemianopia which uptake chiasm lead to visual acuity problem। फिर इसके बाद अगर एसिया डिस्ट्रीब्यूशन में है तो फिर लोअर लिम्ब प्रॉब्लम, एमसीए में है तो फिर कॉन्टिलेटरल अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर फेशियल, और अगर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है तो उसमें टर्नर पाल्सी, मेड्रियासिस, टोसिस ये हमारे पास होगी। तो डिपेंड करता है कि जो एनुरिज्म है वो इन टेरिटरीज के अंदर कहाँ कहाँ पे है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया इट अफेक्टेड इट विल गिव राइज टू द सिम्टम। एग्जाम में आता है कि ऐसा एनुरिज्मल रप्चर जिसमें थर्ड नर्व पाल्सी के सिम्टम आ जाए लाइक टोसिस, मेड्रियासिस एंड डाइवर्जेंट स्क्वेंट। थिंक अबाउट के इनमें जो आर्टरीन वार्ड है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीन वार्ड है। तो दिस वन इज फॉर एफसीपीएस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो प्लीज उसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है जी। इसके बाद चारकोट बूशार्ड माइक्रो एनुरिज्म है, commonly associated with chronic hypertension, affects small blood vessel like lenticulostriate artery, और ये वही बेजल गेंगलिया के अंदर होता है। ये तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो एनुरिज्म है ब्रेन के अंदर वो कहाँ पे है? बिटवीन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इसके अंदर बयान है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द एरिया कि कहाँ को ये हमारे पास स्ट्राइक करती है, कहाँ को ये अफेक्ट करती है, सो उस हिसाब से इनके फिर सिम्टम्स आते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीवर एंड हीट स्ट्रोक। इसमें डिफरेंस देखते हैं। फीवर की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इट इज ड्यू टू साइटोकाइन एक्टिवेशन ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन। whenever there is infection it releases different cytokine like interleukins, and these interleukins goes and they increase the temperature regulating center। और यहाँ पे लेके इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिसिपेट हीट लाइक एक्सर्शन। इसमें जो हीट है वो हम डिसिपेट नहीं कर सकते, और ये साइटोकाइन से। जो फीवर है इसमें टेम्परेचर 37 डिग्री से ज़्यादा होती है, लेकिन लेस देन 40 लाइक 38 डिग्री, लाइक 39 डिग्री, मैक्सिमम 40, और इसमें ये 40 से बढ़ जाती है। इसमें कॉम्प्लिकेशन फेब्राइल सीजर है, लाइक फॉर एग्जांपल बीनाइन यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग। इसमें इवन सीएनएस डिस्फंक्शन होता है, कंफ्यूजन होती है, रिब्डोमायोलाइसिस होता है, एक्यूट किडनी इंजरी लाइक एआरडीएस एंड डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। फिर मैनेजमेंट क्या है? एसीटामिनोफेन, आइबोप्रोफेन फॉर कंफर्ट डज नॉट प्रिवेंट फ्यूचर फेब्राइल सीजर। एंटीबायोटिक दे सकते हैं इफ इंडिकेटेड। इसमें रैपिड एक्सटर्नल कूलिंग करनी है। इसमें कोई पैरासीटामोल इंजेक्शन की इतनी ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इसमें हम जितना ज़्यादा जल्दी कर सके तो इस कंडीशन के अंदर हमें चाहिए कि हम रैपिड एक्सटर्नल कूलिंग करें, पेशेंट को रिहाइड्रेट करें और इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करें। तो फीवर के अंदर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से कम होती है, लेकिन जो हीट स्ट्रोक है उसमें जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट जो है हमारे पास किससे ज़्यादा जाती है? 40 से ज़्यादा जाती है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो मैं कहता हूँ सीएनएस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड सीजर। तो सीजर पे दो तीन बातें करते हैं कि व्हाट इज सीजर। एक्चुअली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंक्रोनाइज्ड हाई फ्रीक्वेंसी न्यूरोनल फायरिंग। देखिए, दो बातों में फर्क करें कि सिंक्रोनाइज्ड एबनॉर्मल इंक्रीज न्यूरोनल फायरिंग इज कॉल्ड सीजर, बट रिपीटेड अटैक्स ऑफ सीजर इज कॉल्ड एपिलेप्सी। दोनों में फर्क है। ठीक है। एपिलेप्सी जो है वो एक रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर है। इसका मतलब यह है जिस तरह अब फेब्राइल सीजर है, और फेब्राइल सीजर का मतलब यह है कि इसमें तो फीवर की वजह से सीजर है, वो प्रोवोक्ड है, तो वो एपिलेप्सी नहीं है। तो सीजर जो है वो एक अटैक का नाम है जो न्यूरोनल ओवर फायरिंग से होती है। अगर वो अटैक अनप्रोवोक्ड फैशन पे बार बार आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? एपिलेप्सी कहेंगे। हम देखें, दो कंडीशन है, फोकल सीजर एंड जनरलाइज सीजर। जो फोकल सीजर है इट अफेक्ट सिंगल एरिया ऑफ द ब्रेन, मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेट इन द टेम्पोरल लोब। इसके पे दो टाइप्स हैं। अगर टेम्पोरल लोब के एक खास जगह से सीजर निकले वो तो फोकल है,
बट उसमें अगर पेशेंट कॉन्शियसनेस लॉस करे तो वो क्या है, फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस है। अगर लॉस ना करे तो वो फोकल अवेयर है। दे आर कॉल्ड सिंपल पार्शियल, लाइक कॉन्शियसनेस इंटैक्ट, और इसमें जो कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयर्ड होता है। तो आप लोग इतना याद करें कि फोकल सीजर मीन कि अगर टेम्पोरल लोब के किसी खास जगह से सीजर निकल आए, दैट इज कॉल्ड फोकल सीजर। लेकिन ये चीज़ समझनी है कि अगर फोकल सीजर में पेशेंट कॉन्शियसनेस लॉस करे, वो सिंपल पार्शियल है, पार्शियल कम्प्लेक्स है, और जो सिंपल पार्शियल है उसमें पेशेंट अवेयर्ड होता है। ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पार्शियल, कम्प्लेक्स पार्शियल इज द कॉन्शियसनेस स्टेट। फिर इसके बाद है जनरलाइज सीजर, ये डिफ्यूज है। इसमें सबसे पहले एब्सेंस सीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये 3 हर्ट्ज स्पाइक वेव डिस्चार्ज होती है, शॉर्ट यूजुअली लास्टिंग फॉर 10 सेकंड, और ये स्पेशली बच्चों के अंदर होता है, स्पेशली इन द स्कूल गोइंग चाइल्ड। और इसमें बच्चों के अंदर याद रखें बहुत ज़्यादा रिकरेंट अटैक्स होते हैं। तो ऐसा सीजर जिसमें पेशेंट जो है उसमें पोस्ट एक्टल कंफ्यूजन ना हो, बाद में उसको ये चीज़ याद नहीं रहता, दैट इज लास्टिंग फॉर वेरी फ्यू सेकंड, present in school going child, think about of absence seizures। फिर है मायोक्लोनिक सीजर, क्विक रिपीटेटिव जर्क, नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर टोनिक क्लोनिक है, इसमें ग्रैंड माल सीजर भी कहते हैं। इसमें पहले अल्टरनेटिंग स्टिफनिंग एंड मूवमेंट, पोस्ट एक्टल कंफ्यूजन इसके अंदर होती है। बाद में पता चलता है बंदे को कि यार मुझे एक अटैक हुआ था, और इनिशियली मुझे इस तरह सीटी की आवाज़ें कानों में आ रही थी, हेलुसिनेशन टाइप, मुझे किसी चीज़ की स्मेल आ रही थी। तो ये जो कंफ्यूजन है ये इसके अंदर होता है। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड टंग बाइटिंग, तो एक्चुअली वो मिर्गी, वो सीजर जो लोगों में कॉन्शियसनेस को लॉस करे, टंग बाइटिंग, फीकल या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ जाए, उसको ग्रेड माल टोनिक क्लोनिक सीजर देते हैं। और वो सीजर जिसमें सिर्फ पेशेंट की बॉडी स्टिफ हो जाए वो टोनिक होता है। एपिलेप्सी बताया है कि रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर को कहते हैं। लेकिन फेब्राइल सीजर, वो सीजर जो फीवर इंड्यूस करे, वो एपिलेप्सी नहीं है। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है? It is a continuous more than 5 minute recurring seizure without actual return to baseline consciousness that may result lead to brain injury। मतलब वो सीजर जिस पे more than 5 minute लग जाए, but the patient is in the state of continuous seizure, this state, this dangerous condition is called status epilepticus। cause of seizure by age क्या है? चिल्ड्रन में सीजर लेस देन 18 में जेनेटिक या इन्फेक्शन लाइक फेब्राइल सीजर हो सकता है, ट्रोमा, कंजेनिटल और मेटाबॉलिक चेंजेस। फिर 18 से 65 के दरमियान ट्यूमर है, ट्रोमा है, स्ट्रोक है, इन्फेक्शन। और मोर देन 65 में स्ट्रोक, ट्यूमर, ट्रोमा, मेटाबॉलिक एंड इन्फेक्शन। तो इसमें एक एक चीज याद रखनी है कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीजर इन अ चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर, इट इज जेनेटिक। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीजर बिटवीन 18 to 65 इज ट्यूमर, एंड मोर देन 65 इज स्ट्रोक। तो जितना एज बढ़ेगा उससे फिर स्ट्रोक के जो चांसेस है वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यू पीपल मस्ट नो फॉर द एग्जाम। और इसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।